नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से स्वागत है मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है स्टार्ट कर ज्यादा रही दिनों हूँ बाद जब यूट्यूब। चैनल पे बंदा आता है तो फिर ऐसे उससे बोला नहीं जाता, इसलिए आप रेगुलरली वीडियोस बनाया करें। बिल्कुल, 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 क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुझे ब्रेक लगी थी, बहुत ही ज़्यादा। आपने खुद भी देख लिया कि किस तरीके से चैनल के कुछ इश्यूज़ आ गए थे, जिस वजह से जो है बहुत लंबी ब्रेक लगी थी। लेकिन अब लगातार काम करूँगी और आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों को जो है मैं आगाह करती चलूँ कि मैंने जो है एक नई यूट्यूब चैनल भी क्रिएट करी हुई है। तो जब तक इस यूट्यूब चैनल के कुछ मसले-मसाइल हल नहीं हो जाते, तो मैं रेगुलर उस पे भी काम करना चाहूँगी। और आप लोगों का सपोर्ट मुझे उसी तरीके से चाहिए जिस तरीके से आप पहले मुझे किया करते थे। और जब भी मैं वीडियोस डालती हूँ, तब भी मुझे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। मुझे बहुत सारे लोग जो है प्यार देते हैं, अपनी भारतीय जनता प्यार देती है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। थैंक यू सो मच। और आज एक तवील मुद्दत के बाद, एक लंबे अरसे के बाद जो है मैंने फिर से यूट्यूब स्टार्ट किया है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा कि कौन-कौन मुझे आगे भी काम करते देखना चाहता है। आगे भी जो है कुछ टाइम के बाद मैं ग्राउंड रियलिटी भी दिखाऊँगी, कुछ टाइम के बाद जो है मैं कश्मीर की जनता से आपको रूबरू कराऊँगी, कश्मीर की पब्लिक से आपको रूबरू कराऊँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए कुछ टाइम के लिए जो है हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे इसी तरीके से। तो आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट पे एक बार फिर से मुज़फ़्फ़र भाई जुड़ चुके हैं। इनकी क्या मैं तारीफ़ करूँ, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए बहुत ज़्यादा कम है। आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से जो है ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह के जो है काम कर रहे हैं, सच्चाई ला रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो काफ़ी प्राउड की बात है। बहुत-बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र भाई वक़्त देने के लिए, और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगी अपनी चैनल पे एक बार फिर से। थैंक यू सो मच। जी, बहुत शुक्रिया आपका फ़ायका, आपने इनवाइट किया और मुझे अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात करके आपके चैनल पर आकर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच कि आप हमें हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकालते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले तो बात करेंगे हमारे टॉपिक के बारे में, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में किस हिसाब से क्राइसिस चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बांग्लादेश की ही बारे में जो है न्यूज़ेज़ आ रही है, लगातार सामने आ रही है। तो मुज़फ़्फ़र भाई, आप एक तरफ से हमारे दर्शकों को आगाह करा दें कि एक तरफ से बांग्लादेश जो है, अगर माना जाए तो काफ़ी अच्छे से तरक्की कर रहा था, काफ़ी अच्छे से जो है वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही थी। लेकिन आज अचानक से ही लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग जो है वहाँ पे गलियों कोचों में स्ट्रीट्स पे निकल आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वजूहात है, क्या इसके पीछे क्या कारण है? और दूसरी तरफ से अगर उनके प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, तो शेख हसीना जो है उनको भी उनके आर्मी चीफ की तरफ से ये उनको हुक्म मिला था कि आप रिजाइन करो। क्या लगता है आपको, क्या रीजन हो सकते हैं इस सब डिवास्टेशन के पीछे? देखिए, इस रीज़न को समझने के लिए हमें थोड़ा-सा पीछे जाने की ज़रूरत है कि आज से जो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट नहीं थी, उससे पहले खालिदा ज़िया और दूसरी जो बिल्कुल। जमातें थी, उनकी हुकूमत थी, तो उस वक़्त इतने हालात अच्छे नहीं थे बांग्लादेश के। तो उस वजह से फिर मेरी आवाज़ दोबारा से आ रही, रिबाउंड हो रही, तो आप म्यूट कर लें ज़रा प्लीज़। जी, कोई मसला नहीं। जी। तो उस वजह से हमें वो वजूहात देखने की ज़रूरत है कि वजह क्या थी। उस वक़्त जब खालिदा ज़िया और जमात इस्लामी और दीगर जो जमातें हैं, उनकी जब हुकूमत थी, तो तब बांग्लादेश की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, ना तो उनकी इकॉनमी इतनी बेहतर थी और ना ही उनके मुल्क के अंदर जो हालात कुछ बेहतर थे, ना ही लोग जो हैं वो गुर्बत बहुत ज़्यादा थी। आबादी बेतहाशा उनकी तेज़ी से बढ़ रही थी, पाकिस्तान से भी ज़्यादा तेज़ी से उस वक़्त उनकी आबादी बढ़ रही थी। तो हर चीज़ ही वहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल थी। जब से फिर ये इनकी हुकूमत आई हसीना वाजद की, और हसीना वाजद शुरू से ही इनका झुकाव जो है वो भारत की तरफ सा था। इनके वालिद जो शेख मुजीबुर रहमान हैं, वो 71 की जब पाकिस्तान से इन्होंने आज़ादी हासिल की थी, तो उस वक़्त भी हमने देखा कि भारत ने उनकी भरपूर मदद की और उनको अलग से एक वतन जो वो दिलाया। तो उसमें उस वजह से ही वो रिश्ते उनके वालिद के दौर से ही भारत के साथ बहुत मुस्तहकम थे। तो जब ये उनकी हुकूमत आई हसीना वाजद की और दोबारा से भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतरी की जानिब गए, और उसमें उस वक़्त बेपनाह इज़ाफ़ा हुआ ताल्लुकात में जब मोदी जी जो है वो उनकी हुकूमत आई। तो उन्होंने फिर उस वक़्त सोचा, प्लान किया कि किस तरीके से जो है बांग्लादेश की इकॉनमी को बेहतर किया जाए, बांग्लादेश के लोगों का
जो रहन सहन है, उनकी ज़िंदगी है, वो कैसे आसान की जाए, उसकी एक्सपोर्ट कैसे बेहतर की जाए, उसमें भारत ने बहुत उनकी मदद की। जो रॉ मटेरियल ख़ास तौर पर, क्योंकि टेक्सटाइल से रिलेटेड हूँ, तो जो जितना भी रॉ मटेरियल है वो सारा का सारा भारत से ही बांग्लादेश जा रहा था। इंडस्ट्री सारी की सारी भारत से ही वहाँ पर जो है उनको फीडबैक और वो उनको भारत की तरफ से गाइडलाइन दी गई। और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भारत ने उनकी बेपनाह मदद की। जो पावर प्लांट बहुत सारे भारत की मदद से वहाँ पर लगे, हर चीज़ के अंदर जो है वो भारत की ही रहनुमाई के अंदर वो जा रहे थे। तो इस वजह से पिछले 15 साल के अंदर जो पाकिस्तानी जिन लोगों को देखते थे कि यार ये तो, जब 71, मैं आपको बताऊं 71 की जब वार के अंदर बातें पाकिस्तान में ये चल रही थी, तो वो ये समझा जा रहा था कि बांग्लादेश हमारे ऊपर बोझ है। इस पाकिस्तान जो है वो वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर बोझ है कि वहाँ पर ना तो कोई इंडस्ट्री है, ना ही वहाँ पर कोई चीज़ है, पानी ही है, और वो पानी हम क्यों उनको अपने साथ रखें। तो ये उस वक्त ये कहकर उनको इग्नोर किया गया, जिसकी वजह से वो ईस्ट पाकिस्तान जो है वो अलग से बांग्लादेश बना। तो अब जब ये पीछे हम चलते हैं तो 15 साल के अंदर जो डेवलपमेंट बांग्लादेश ने की, बांग्लादेश के टेक्सटाइल ने, बांग्लादेश की हर इंडस्ट्री ने जिस तरीके से अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर किया, वहाँ पर पाकिस्तान से हमारे जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यहाँ से अपनी इंडस्ट्री को उठाकर बांग्लादेश ले गए कि वो इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाह रहे थे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो हम देखते हैं कि जो एशिया के अंदर एक उभरती हुई पावर कहा जा रहा था कि बांग्लादेश एक उभरती हुई ताकत है, उभरती हुई पावर है, इकोनॉमिक इतनी वो उनकी इकोनॉमी जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें, एक तो ये कि वो एक खित्ते के अंदर तरक्की करता हुआ मुल्क था कि वो उसके मुआशी जो तरक्की है, जो इकोनॉमी उसकी जो बेहतर हो रही थी, उसकी एक्सपोर्ट बेहतर हो रही थी, उसकी इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ग्रो कर रही थी। उसके साथ साथ में जो भारत के साथ उनके संबंध थे, जो रिश्ते थे, जिस तरीके से अभी हमने देखा तीसरी बार जब मोदी जी ने हलफ लिया तो वहाँ पर हसीना वाजद मौजूद थी, और जिस तरीके से उनको वेलकम किया गया, मैं आज भी जो है वीडियो वो देख रहा था कि मोदी जी ने बहुत ही उनकी तारीफ की और बताया कि कौन कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जिनके अंदर भारत और बांग्लादेश मिलकर बांग्लादेश की तरक्की का काम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके साथ साथ जो खित्ते के बाकी ममालिक हैं उनको भी चुभ रही थी। एक तो ये कि बांग्लादेश तरक्की कर रहा है और दूसरा भारत के साथ मिलकर तरक्की क्यों कर रहा है, और भारत का इतनी उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग क्यों है। तो ये चाइना को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, उसके साथ साथ पाकिस्तान को भी ये नागवार गुजर रही थी। और मज़े की बात यह है कि इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व था कि हम एक तरफ तो बात करते हैं कि जी चाइना और अमेरिका जो है आपस में दुश्मन है, लेकिन यहाँ पर हसीना वाजद के और भारत और बांग्लादेश के दरमियान में जो मेन रुकावटें खड़ी की गई हैं वो चाइना, पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी इसमें उसका भी काफ़ी हिस्सा है कि वो चाह रहा था कि किस तरीके से ये प्लान के तहत जो सारा हालात वहाँ पर ख़राब किए गए कि स्टूडेंट की तहरीक को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। वहाँ पर जिस तरीके से, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दे दिया था कि ठीक है जी, वो कोटा सिस्टम के खिलाफ जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे आप कहेंगे वैसे ही वो फैसला आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद प्रोटेस्ट खत्म नहीं किया गया। एक के बाद दूसरी डिमांड देने का मकसद ही ये था कि उनके माइंड में ये चीज़ पहले से बिठा दी गई थी कि आपने जब तक हसीना वाजद की हुकूमत का खात्मा ना हो जाए आपने सड़कों से वापस नहीं हटना। तो जब वो ये किया गया, उसके बाद में प्लान के तहत जो स्टूडेंट, जो रहनुमा है, स्टूडेंट के जो लोग हैं उनके ऊपर भी टॉर्चर किया गया, उनके लोगों को मारा गया। तो ये 2-3 चीज़ों के बाद में वहाँ पर जो जिस तरीके से लोग वो ज़्यादा अग्रेसिव हो गए, फिर वो वहाँ की पुलिस और आर्मी के आमने सामने हो गए और वो हालात आउट ऑफ कंट्रोल करवा दिए गए उनसे। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए नहीं थे, हालात को आउट ऑफ कंट्रोल करवा दिया गया था। उन लोगों को अगर वो लोग मैनेज करने होते तो उन लोगों को मैनेज किया जा सकता था, उनके साथ टेबल टॉक करके उनको जो है वो कायल किया जा सकता है। लेकिन प्लान तो यही था कि उन लोगों को भी बंदे मारे जाएं, उनको अग्रेसिव किया जाए, उनकी तहरीक को बढ़ावा दिया जाए, और वो उसमें कामयाबी हुई। वो कामयाबी इस तरीके से हुई कि पहले उन्होंने डिमांड की कि जी वो कोटा सिस्टम ख़त्म किया जाए, वो हो गया।
फिर उन्होंने डिमांड की जी कि जिन लोगों ने हमारे लोगों के ऊपर तशद्दुद किया है उनके खिलाफ ट्रायल चलाए, वो बात भी मानने गए। फिर उन्होंने कहा नहीं जी अब अगला बात ये है कि जी हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हो और उनको घर भेजा जाए, तो वो भी हो गया। और उसके बाद में फिर जो असल में था, उनको पता था कि अगर हसीना वाजिद को हुकूमत से उतार कर वो बांग्लादेश के अंदर ही मौजूद रहती हैं तो फिर ये हमारा काम नहीं होगा। तो फिर वो एंड में ये कि आर्मी चीफ के जरिए उनको ऊपर प्रेशर डलवा करके आपकी जान को खतरा है यहाँ पर, आप इस मुल्क को छोड़ दें, तो वो फिर वहां से उनको भारत भेज दिया गया। तो ये सारी एक कहानी थी और ये कहानी जो है वो बड़ी जो ताकतें हैं उन्होंने मिलकर ये बनाई है। मेरा ये ख्याल है कि वो यही चाहते थे कि इस खत्ते के अंदर एक भारत और जिस तरीके से अपनी ताकत का तवाज़न वो बढ़ रहा था, चाइना से भी वो ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, भारत की ताकत को कुछ कम करने के लिए, तो कहते हैं ना कि पहले अगर आप दुश्मन के ऊपर वार नहीं कर सकते तो दुश्मन के साथ जो एक आपका दुश्मन का जो दोस्त है आप उसके ऊपर वार करें तो इनडायरेक्टली वो दुश्मन के ऊपर वार ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये यहाँ पर यही हुआ है कि चाइना डायरेक्ट तो इंडिया के ऊपर वार नहीं कर सकता था, उसने जो वार किया वो बांग्लादेश के ऊपर किया और ये भारत को एक ये समझे कि कमज़ोर करने की उन्होंने कोशिश की, उसकी ताकत का जो बढ़ती हुई ताकत को रोकने की जो कोशिश थी वो चाइना ने की। और इसमें इनडायरेक्टली हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका भी इसके अंदर हो सकता है कि वो भी मुजफ्फर भाई आप एक एक सेकंड, मुझे आपकी आवाज जो है वो कट रही है, तो आप थोड़ा माइक को पहले म्यूट कर ले, उसके बाद फिर से वापस अनम्यूट कर ले ताकि मुझे आपकी आवाज प्रॉपर तरीके से सुनाई दी। जी अब आ नहीं, रही है अभी आवाज? भी नहीं आ रही है। हो सकता है आपके कुछ आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, या क्योंकि देखने वाले तो सुन रहे हैं सबको, उनको आवाज नहीं आवाज आ रही है, मुझे बिल्कुल भी आवाज गई आपकी। आपके इंटरनेट का इशू होगा या आपके मोबाइल में इशू होगा। मेरी तरफ से जो चीजें हैं वो क्लियर हैं सारी यहाँ पे। एक सेकंड आप दोबारा से ज्वाइन कर ले, एक सेकंड आप दोबारा से ज्वाइन कर ले। हाँ जी, अब आवाज आ रही है। जी जी अब आवाज आ रही है, आप बता दें, आप कंटिन्यू करें। आप म्यूट कर ले जी, आगे सवाल करें। जी, तो जिस हिसाब से आपने मुजफ्फर भाई बता दिया कि बांग्लादेश जो है बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से मैं आपको बोलना चाहूँगी कि क्या आप जो इंडिया और बांग्लादेश के जो बीच में संबंध थे, जिस हिसाब से शेख हसीना जो है यहाँ पे आ गई है, क्या लगता है आगे कैसे संबंध रहने वाले हैं बांग्लादेश और इंडिया के, और क्या कुछ आप देख रहे हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है बिटवीन दीज टू कंट्रीज? देखिए आज जो मीटिंग हुई है वहां पर भारत के अंदर, और आवाज मेरी ही होता है। हेलो, जी जी आ रही है आवाज में? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं ये बता रहा था, आज मीटिंग हुई है मोदी जी और उनका अमेरिका की मीटिंग हुई है, कल जयशंकर और उन्होंने जो अपोजिशन लीडर जो है और पार्टियां जो तमाम है उनके साथ मीटिंग की है, तो वो प्लान कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए अभी। लेकिन जो क्लियर नहीं है कि भारत क्या करना चाह रहा है, क्योंकि जो जाइलम लेना चाहती थी ये इंग्लैंड में वो नहीं हो सका, अमेरिका जाना चाहती थी वो नहीं हो सका। तो अब इनके पास देखिए लिमिटेड सी चॉइस है, या तो ये भारत में रहेंगी। अब देखें क्या प्लान है भारत की तरफ से, अभी कोई वाज़ेह तौर पे कोई मौक़िफ़ नहीं आया कि वो क्या करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में 1-2 दिन में चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। लेकिन अभी तक कोई प्लान वाज़ेह नहीं है कि वो भारत रहेंगी या वो किसी और मुल्क में जाएँगी। बिल्कुल, तो आगे जो है, आखिर पर आपसे पूछना चाहूँगी, जिस हिसाब से बांग्लादेश में आज क्राइसिस है,
क्या लगता है बांग्लादेश का क्या फ्यूचर होने वाला है, क्या लगता है बांग्लादेश के अवाम के साथ क्या होने वाला है, क्या लगता है कि वहां पे जो सर्कमस्टांसेस इस टाइम पे हो रहे हैं, क्या लगता है कब तक ठीक होंगे, कब तक वापस से नॉर्मलसी में चला जाएगा सब कुछ, जिस हिसाब से आप हालात देख रहे हैं? देखिए, कोशिश तो इनकी यही थी कि बांग्लादेश की इकोनॉमी को खराब किया जाए, वहाँ पर अनरेस्ट किया जाए, वहाँ पर हालात को इस नहज पे ले जाया जाए कि वो जो तरक्की का सफर है, 15 साल से जो तरक्की हो रही थी, उसको रिवर्स किया जाए, तो वो उसमें कामयाब हो। अब वहाँ पर देखिए कि फैक्ट्रियां बंद है, कारखाने बंद है, स्कूल बंद है, हालात खराब है, जो इमेज है वो अलग से वो डिस्टर्ब हो गया। भारत ने जो पिछले 10-12 साल 15 साल से इतनी इन्वेस्टमेंट की थी उनकी हर चीज को बेहतर बनाने में, वो सारी की सारी चीजें तो खराब हो गई। तो एक जो ट्रैक था तरक्की का, जिसपे वो बांग्लादेश चल रहा था, वो ट्रैक तो तरक्की की तरफ से वो रिवर्स हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि अब जो है वो बांग्लादेश दोबारा से उस तरक्की की तरफ जाएगा। जिस तरीके से वो प्लान कर रहे थे, अवामी जो ये जमात है उसको साइड पे अवामी लीग जो खत्म कर रहे हैं और बाकी जमातों से मिलकर वो कर रहे हैं। तो जब तक वो एक मैंडेट देखे ना वहाँ के लोग, तो जो उनकी अक्सरियत है वो तो हुस्न के साथ थी, वो ये चाह रहे थे कि तरक्की बांग्लादेश की हो रही है वो कंटिन्यू रहे। तो ये जो एक प्लान किया गया था कि उसकी इकोनॉमी को खराब करना है, उनके हालात को खराब करना है, वो कोशिश उनकी कामयाब हो गई। लेकिन वो मुल्क जो तरक्की की राह पर चल रहा था, वो तरक्की तो अब खत्म हो गई। वो मैं नहीं देख सकता कि अब वो कुछ सालों तक वो दोबारा अपने ट्रैक पर आ सके। बिल्कुल मुज़फ़्फ़र भाई, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। जैसे आपने बातें बोली, आपने बिल्कुल फैक्चुअल बातें बोली, आपने बिल्कुल फैक्ट्स पे बातें बोली। तो अगले इंटरव्यूज़ में आपसे मिलते रहेंगे, चूँकि अब जो है लगातार मैं काम स्टार्ट कर रही हूँ, और अपनी जितने भी यहाँ पे दर्शक हैं, जितने भी मुझे यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, उनसे बस ऐसे ही विनती करना चाहूँगी कि ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही मुझे जो है साथ देते रहे मेरा एज़ अ भारतवासी। मैं अपने भारतवासियों को तमामों को ये बोलना चाहूँगी कि मैं जो है आज से फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ, और लगातार मुज़फ़्फ़र भाई को आप देखोगे कि ये इंटरव्यूज़ में भी इनको और भी बुलाते रहेंगे। मुज़फ़्फ़र भाई, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया, और आगे भी जो है मैं लगातार कंटिन्यू वर्क करूँगी। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू।